बच्चे आएंगे तभी। वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम आईआईटी जैम केमिस्ट्री जैम कैम सिलेबस। तो देखो, आप हो अभी पढ़ रहे ऐप पर, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, सब अच्छे से तैयारी करें। तो देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस जो भी होगा, जो भी आपके लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, किस साल कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं। हेलो बच्चे, हेलो शौर्या, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लो भाई फटाफट। देखो, पहले कर लेते हैं एनालिसिस। आपके हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, ठीक है। जो आपका परसों एग्जाम हुआ उसमें आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखो मेरे पास है। हमारे पास जो 2020 जैम है, 2020 वाले में कितने क्वेश्चन आए हुए थे? 2 क्वेश्चन आए हुए थे और नंबर कितने थे? 3। तो देखो, टॉपिक क्या थे वहाँ पर? टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स, मैक्सिमा, मिनिमा। उसके बाद 2019 में आए हुए 3 क्वेश्चन, मार्क्स क्या है? 5। तो सबसे ज़्यादा इसी साल स्कोरिंग था मैथ। उसके बाद क्या था? लेवल तो ठीक था। क्वेश्चंस क्या थे? वेक्टर्स पर थे, मैट्रिक्स और वेक्टर। देखो, रेलेवेंट टॉपिक है, मैक्सिमा, मिनिमा। उसके बाद क्या है? मैट्रिक्स की निकालनी थी आपको, आइगन वैल्यू। मैक्सिमा, मिनिमा आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। और उसके बाद वेक्टर्स आपका टॉपिक है। नेक्स्ट देखो, 2018 में आपके 2 क्वेश्चन आए हुए, मार्क्स है 3। वहाँ पर इंटीग्रेशन और वेक्टर में से आया हुआ था। देखो, जो परसों एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था, एक आपका डिटर्मिनेंट का था। और आगे देखो, 17 में आपके डिटर्मिनेंट और कोनिक सेक्शन से आया हुआ है। 16 में आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, मैक्सिमा, मिनिमा। उसके बाद 15 में आपका एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी था किसमें से? मैट्रिक्स में से। तो देखो, टोटल क्या क्वेश्चन हो गए, टॉपिक हो गए हमारे पास। देखो, जो टॉपिक है, देखो क्या आ रहे टॉपिक। एक तो अपने पास आ गया मैट्रिक्स, सबसे पहला तो मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर सब टॉपिक कह सकते हैं कौन सा? डिटर्मिनेंट का। किसका है? डिटर्मिनेंट। तो देखो, डिटर्मिनेंट सोल्व करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था आइगन वैल्यू के ऊपर, तो आइगन वैल्यू करने से पहले मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट सोल्व करने से पहले भी हमें क्या पता होनी चाहिए? मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। उसके बाद 2 टॉपिक और आते हैं आपके, डेरिवेटिव कह सकते हो या फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। उसके बाद एक आ जाता है फिर इंटीग्रेशन। देखो, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन कह लो, ये दोनों टॉपिक होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। इसमें से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आता है इसमें से अपना, ये तो डिफरेंशिएशन है बच्चों, और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो वो हमारा फर्दर पार्ट किसका होगा? इंटीग्रेशन का। और उसके बाद देखो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में से आता है आपका मैक्सिमा, मिनिमा का जो क्वेश्चन है ना। देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, ये हर बार आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका आता है डेरिवेटिव का आगे पार्ट है, मतलब आप इसको एप्लीकेशन कह सकते हैं उसकी। इसके बाद मैक्सिमा, मिनिमा के साथ एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। क्वेश्चन नहीं आया हुआ पर आ सकता है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक क्या हैं? डेरिवेशन की एप्लीकेशन, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। देखो, मैट्रिक्स करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे, उसके बाद यहाँ की आइगन वैल्यूज निकालेंगे, ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस होगी ना मैट्रिक्स की। ये सब मैं आपको आगे डिस्कस में पूरा बताऊंगी। और उसके बाद एक टॉपिक रह गया अपना वेक्टर। वेक्टर में से भी हर साल क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया, मतलब एक साल छोड़ के एक साल वेक्टर में से आ रहा है, डिटर्मिनेंट में से आ रहा है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। उसके बाद कुछ एडिशनल होगा तो वो करवा देंगे। बाकी मेनली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे यही होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, हेलो बच्चे, मृदुल,
हेलो बच्चे, तो देखो ये हैं आपके क्वेश्चंस। टॉपिक क्लियर हुए? क्या हुआ देखो, अब मैं आपको कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, तो वो टॉपिक देखना किस में से आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फॉर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, क्या नजर आया, वेक्टर। तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन हुआ अपना, वेक्टर में से आया हुआ है, ठीक है। तो हमें एक तो करना है वेक्टर, उसके बाद सॉल्यूशन इनका टॉपिक के साथ साथ करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक में से अपना आया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर आपको बतानी है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -2 to +2 x e की पावर -2x² dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन, दिस इज क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द फंक्शन f of x e की -x², हमें बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, किस पॉइंट पर होगी। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कहाँ से हो गया, डेरिवेटिव के टॉपिक में से। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, देखो द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आर एस एंड टी। देखो 3 मैट्रिसेस गिवन है हमें, और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्लियर है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, मतलब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देख लेंगे कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो बेसिकली क्वेश्चन किसका हुआ, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देखो किसका निकलता है, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो इसके करने से पहले हम मैट्रिसेस को रीड करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन x की 4 e -2x/3 4x > 0, हमें बताना है कि इस फंक्शन की, इसको हम f of x नाम दे देते हैं, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x, मैक्सिमम वैल्यू, द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू राउंड ऑफ। तो भाई देखो हमें ये क्वेश्चन हमारा किसका आ गया, बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इससे पहले हम कौन सा टॉपिक करेंगे अपना, डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगन वैल्यू बतानी है, मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये किस चीज़ का क्वेश्चन आ गया अपना, मैट्रिक्स का, किसका, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया अपना आइगन वैल्यू बताने के लिए। उसे नेक्स्ट देखो, ये आपके लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर गिवन है एक वेक्टर a है, एक b है, और हमें बताना है एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x। x यहाँ पर वेक्टर के अंदर एक वेरिएबल दिया है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का हुआ अपना, वेक्टर का, ठीक है। तो देखो वेक्टर का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, और हमें बताना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें से कौन सी कर्व की है। तो बेसिकली दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो हमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को बताने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कहाँ से है, इंटीग्रेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। देखो मैट्रिक्स गिवन है हमें, ठीक है, एक हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की नोटेशन ये होती है और मैट्रिक्स की नोटेशन देखो क्लोज ब्रैकेट होती है। दिस इज मैट्रिक्स नोटेशन और दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये इसकी नोटेशन होती है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट बताना है। बहुत इजी है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, कि जो हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं उसमें हमें इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताना है, ठीक है बच्चे। तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस गिवन है हमें यहाँ पर। हमें क्या बताना है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, एक नंबर वैल्यू आती है, ना वो कोई रो होती ना वो कोई कॉलम होता। रो मैट्रिक्स नहीं कह सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देखो ऑप्शंस आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स को कितने टाइप की होती है, रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है, यूनिट, स्केलर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन अपना किस टॉपिक का हो गया है, मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन, द फंक्शन
मैक्सिमम, इस फंक्शन का मैक्सिमम एट एक्स, इनमें से किस वैल्यू पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। तो ये किसका क्वेश्चन आ गया अपना, मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इससे पहले हम कौन सा करेंगे, डेरिवेटिव। क्लियर है? जेनरिक मैथ्स, ओके। देखो बच्चा, जेनरिक मैथ ठीक है आपका, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री नहीं, ठीक है। देखो अपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना, तीनों टॉपिक रेलेवेंट है। आप केमिस्ट्री में अपना क्या करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई मेथड आएगा अपना, तो ये वो मेथड देंगे, ये वो तरीके बताएंगे कि आपको अपना सोल्यूशन मिल जाए केमिस्ट्री के अंदर भी। इसलिए तो हम बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं अपना इसमें। ओके, तो ये देखो ये सारे क्वेश्चंस थे अपने लास्ट ईयर के। तो आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक मैट्रिक्स, क्योंकि डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है हमसे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद मैट्रिक्स का क्या निकालना चाहते हैं हम, डिटरमिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं विद मैट्रिसेस। ओके, आर यू रेडी? स्टार्ट करें भाई अपनी क्लास को। मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले ये एक अपना सिस्टम है, किस चीज़ का, अरेंजमेंट का सिस्टम है, या फिर अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो ये अपनी क्या होती है, एरे होती है। एरे माने क्या, मतलब सिस्टम है नंबर्स का, आपको लिखने का एक तरीका है। उससे पहले ये बेसिकली आई कहाँ से है उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बेस मैट्रिक्स होती क्या है, ये आई कहाँ से। देखो ये जनरल थिंग है, आप किसी चीज़ के बारे में सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि ये है क्या अपनी, मतलब इसका बेसिक क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कहाँ से आई। ठीक है बच्चे, तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, देखो लीनियर इक्वेशन आती है। हम 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ते हैं, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये होता क्या है। इक्वेशन क्या होती है, देखो आई होप आप लोगों को पता है इक्वेशन क्या होती है। और इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना चाहती हूँ। देखो वेरिएबल x और y और z, देखो ये सारे क्या हैं, वेरिएबल हैं अपने। जब हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो कैसी बना देते हैं, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 0 या फिर 2 मान लो। उसके बाद में एक और वेरिएबल जैसे a b c, ये भी वेरिएबल होते हैं। तो मैं एक और इक्वेशन बनाना चाहती हूँ 5x प्लस 10y इक्वल टू 11। ओके, तो 2 इक्वेशन मैंने बना दी। मैं चाहती हूँ इनका सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है, हम इजीली 10th क्लास में पढ़ते हैं, इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे मेथड है इनको सॉल्व करने के। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और कोफिशिएंट कंपेयरिंग मतलब एलिमिनेशन मेथड है। उसके बाद अब हम चाहते हैं, हमारे पास मान लो एक और इक्वेशन है, मान लिया 9x प्लस में 29y इज इक्वल्स टू 39। ठीक है, अब 3 इक्वेशन आ गई भाई। सेम्स टू बी डिफ़िकल्ट, कि इनको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट नहीं होगा तो लेंथ ही तो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड आया, क्या, मैट्रिक्स मेथड। उससे हम इन इक्वेशन के इस सिस्टम को, मोर देन वन इक्वेशन है तो सिस्टम कह सकते हैं ना इसको, इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए हमने एक मेथड जनरेट किया, मैट्रिक्स मेथड। वहाँ से हमने मैट्रिक्स बनाया। तो देखो मैट्रिक्स अब हुई क्या, 2 इक्वेशंस है हमारे पास। देखो ये हमने 2 इक्वेशन लिख लिए हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। अब ये 2 इक्वेशन है, बहुत ईजी है सोल्व करनी, कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैं इनको सोल्व करके दिखा दूँ, पर हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमें बात करनी है मैट्रिक्स कहाँ से आई। अगर आप लोगों को चाहिए कि इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाऊं तो कमेंट कर दें, हम इसका सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। तो मुझे देखो इसको सोल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू x की 1 y की 1 वैल्यू आ जाएगी, सिंपल निकाल लिया। उसके बाद अगर ये सिस्टम में मोर देन 2 इक्वेशन आ जाए, मतलब 3 इक्वेशन आ जाती है, मान लो ये आ गई भाई,
एक्स वाई जेड, 3 तो वेरिएबल आ गए हैं अपने पास, और 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। सोल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इजी सा मेथड हो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमने क्या किया, इसको हम बनाते हैं मैट्रिक्स मेथड। वो मैं आपको यहीं पर लिख के दिखा रही हूँ, देखो, ठीक है। कैसे इस सिस्टम को मैं ना मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, देखो, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, तो देखो 1 -1 3, उसके बाद 4 2 -1, ठीक है, उसके बाद -1 3 और 1 इनटू में x y z 3 वेरिएबल है, और इक्वल टू जो हमारे पास गिवन है 5 0 5। देखो मैंने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, क्लियर है। अब मुझे निकालनी किसकी वैल्यू थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं इसका निकाल लूँ इनवर्स। देखो हमारे पास कोई टर्म है, इसको मैं नाम रख देती हूँ ए, ये अपने इसका नाम रख देती हूँ एक्स इक्वल टू बी, मैंने ऐसा नाम रख दिया। मुझे क्या चाहिए, एक्स, ये कैपिटल जो एक्स है, एक्स वाई जेड, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या करें, किसी तरीके से अगर इसको हम राइट साइड में भेज देते हैं, ठीक है, किसी तरीके से हम इसको उस साइड भेज देते हैं, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, x, और यही हमें निकालना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करें भाई कि इस a को उधर भेज दें, तो हमारे पास देखो क्या है, a x इक्वल टू b, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई, a इनवर्स a x इक्वल टू a इनवर्स b। अब भाई ये इनवर्स कहाँ से आ गया, ठीक है। देखो अगर आपके पास 2 है, इसको कैंसिल करने के लिए मैं 1/2 लाई, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 इनवर्स, मतलब इस वाले 2 का इनवर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आंसर आएगा, 1, ठीक है। तो उसी तरह जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 इंटू में x, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x, इंटू में 1 है, डजंट बॉदर, क्योंकि 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a इनवर्स b, और भाई इनकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। तो अब ये a इनवर्स कहाँ से आएगा, दिस इज अवर मैट्रिक्स इनवर्स, इसको हम आगे निकाल लेंगे। उससे पहले ये कहा था, क्या था, मैट्रिक्स कहाँ से आई, यहाँ से हमने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, ताकि ये बन गया, इसका इन्वर्स निकाल लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो और आंसर आ गया, है ना इजी। हिट एंड ट्रायल नहीं यूज़ करना पड़ा, एक्स वाई जेड की वैल्यू 3 वेरिएबल हैं, मेथड नहीं है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, पहले 2 को सॉल्व करो, फिर सेकंड 2 को सॉल्व करो, फिर 2 इक्वेशन आएंगी, उन दोनों को सॉल्व करो। देखो मैं बता देती हूँ, इसका एक और तरीका होता है, ये 3 इक्वेशन है ना, 1 2 3, मैं इन दोनों को सोल्व करके एक इक्वेशन बना लेती हूँ 4, ठीक है, वो मान लिया मैंने x और y वेरिएबल में आ गई। फिर इन दोनों को सोल्व करके इक्वेशन 5 बनाई, वो भी किस में आई, x और y में। फिर इन दोनों को सोल्व करके मैंने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, मान लिया a और b आ गई। उसके बाद इन दोनों को मैंने किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, मान लो 1 में पुट कर दिया, और हमारे पास x y और z तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई। लेंथी हो गया तरीका, पहले 3 को, इन दो को सोल्व किया, फिर उन 2 को सोल्व किया, उसके बाद हमारे पास हमने उसमें पुट किया, फिर सॉल्यूशन आया। इजी है, मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये था अपना मैट्रिक्स का कंसेप्ट, ठीक है बच्चे। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अगर मैट्रिक्स मेथड यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई और तरीका है नहीं सॉल्व करने का, एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं ना उसको। तो हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन मोर देन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको नहीं जाना है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। देखो जब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, 1 2 3 4 5 6 आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आयोटा। देखो जब हमारे पास 2D की बात होती है, ठीक है, ये अपने रियल मान लो और ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। तो जब यहाँ पर कोई पॉइंट है तो हम उसको क्या लिखेंगे, a प्लस में आयोटा b, ये अपना a हो जाएगा, ये अपना b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा अपना, जहाँ पर हम a आयोटा b की वैल्यू रख रहे हैं। तो देखो ये जो अरेंजमेंट है, इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू है। तो देखो कहाँ पे है, जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है,
बेंचेस लगे हुए हैं आपकी क्लास में। बेंचेस कैसे, ये आपका क्लासरूम है, ठीक है, ये आपका गेट है क्लास का। आप देखो यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ बेंचेस लगे हुए हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ, हर बेंच की एक पोजीशन है, जैसे कि इस बेंच की क्या पोजीशन है, ये इस वाली रो में सेकंड पोजीशन पे है, ये वाला इस वाली रो में सेकंड पोजीशन पे है, ये वाला इस वाली रो में सेकंड पोजीशन पे है। तो जब आप बाहर गेट पे से खड़े हो और आपको चाहिए, मान लो आप अपने ब्रदर की क्लास में जाते हो, अपने फ्रेंड की क्लास में जाते हो, और वो क्लास में ना इस बेंच पे बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर टीचर है, आप उसको कहते हो, आप टीचर से बात करते हो कि टीचर मेरा फ्रेंड उस बेंच पे बैठा है और उसको बाहर भेज दा, ठीक है, मुझे उससे कुछ काम है। तो आप क्या मेंशन करोगे, आपका दोस्त कौन से बेंच पे बैठा है, ये कि वो उस बेंच पे बैठा है, वो करेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर। अब देखो मैट्रिक्स क्या हुई, हम आपको बता सकते हैं। देखो अगर मैं इसको बोलूँ फर्स्ट रो, ठीक है, इसको सेकंड रो, इसको थर्ड रो, अभी मैंने सिर्फ क्लासरूम का अरेंजमेंट समझा रही हूँ मैं। हम क्या कहेंगे, सेकंड रो में थर्ड बेंच पर, सेकंड रो में थर्ड बेंच पर मेरा दोस्त बैठा है, उसको बाहर भेजना है, पोजीशन बता दी। अगर उसका आपका दोस्त यहाँ बैठा है तो आप वहाँ खड़े होकर टीचर को कह रहे हो कि मैम फर्स्ट रो में मेरा दोस्त फोर्थ बेंच पे बैठा है, उसको बाहर भेजना है। उसके बाद अगर आपका दोस्त यहाँ पर है तो क्या कहोगे, टीचर मेरा दोस्त थर्ड रो में सेकंड बेंच पर बैठा है। आपने पोजीशन बताई ना बेंच की, उसी तरह एक मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसको देखो, ये अरेंजमेंट था ना क्लास का, तो क्लास का जो अरेंजमेंट होता है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है। तो मैट्रिक्स क्या, एक अरेंजमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑन अ रेक्टेंगुलर एरे। हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और वर्टिकल लाइंस होंगी। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी, फिर दोनों लाइन होंगी हमारी यहाँ पर, जैसे क्लासरूम में दोनों होती है ना, ऐसे भी लाइनें बनी हुई है और ऐसे भी। जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हो तो प्रेयर में क्या कहते हैं टीचर, कि उधर भी स्टूडेंट दिखे, उधर भी स्टूडेंट दिखे और सामने भी स्टूडेंट दिखे, और आप होने चाहिए मिड में, और लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपको अपने से थर्ड बच्चे का हेड नहीं दिखना चाहिए। यही होती है अरेंजमेंट। तो प्रेयर की पोजीशन क्या होती है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट। क्लास की पोजीशन अब अरेंजमेंट क्या होती है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होती है। आई थिंक आपको मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे, मैट्रिक्स समझ आई। रियल लाइफ में मैट्रिक्स देखो, प्रेयर पोजीशन, प्रेयर अरेंजमेंट, आपकी क्लासरूम अरेंजमेंट। आप एग्ज़ाम देते हो, मान लो आपका एग्ज़ाम ठंड में हो रहा है और आपने कहा कि हमारा एग्ज़ाम ले लो धूप में बिठा के, तो ग्राउंड में आपके टीचर ने क्या कहा कि सारे के सारे बच्चे 2-2 फीट के डिस्टेंस पे बैठ जाओ। तो आपको बता दिया आपकी पोजीशंस, इधर भी 2 फीट पे, इधर भी 2 फीट पे, सामने भी 2 फीट पे, और पीछे वाला बच्चा भी आपसे 2 फीट पे बैठा है। तो देखो वो अरेंजमेंट क्या होगी आपकी, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ठीक है। आपकी पोजीशन है, आप किस रो में कितनी पोजीशन पे बैठे हो, उसी तरह मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो देखो वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो देखो यहाँ पर हमारे क्या बनते हैं, पॉइंट बनता है। ये देखो ये बन गया, जहाँ जहाँ पर क्रॉस हुआ वहाँ पॉइंट बने ना हमारे, बन गए। तो इस वाले जो बॉक्स में बनाया, यहाँ पे 9 पोजीशंस हैं। कितनी पोजीशंस है यहाँ पर, 9 पोजीशंस है। तो इनको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। 9 पोजीशंस हो गई। अब देखो इसको ब्रैकेट से मेंशन करेंगे, क्लोज ब्रैकेट से। उसके बाद मैट्रिक्स की नोटेशन होगी कैपिटल अल्फ़ाबेट से। क्या होगी, मैट्रिक्स को आप बताना चाहते हो कि वो वाली ये मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है, तो आपकी नोटेशन क्या होगी। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि ए मैट्रिक्स है, नहीं, आप लिखोगे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। उसके बाद जो ए है या बी है या फिर सी है या फिर डी है, ये आपके क्या होंगे, एलिमेंट की नोटेशन होगी। क्या होगी, एलिमेंट की। देखो क्लास को क्या बोलेंगे, जैसे कि क्लास हमारा मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, उसको तो कैपिटल लेटर से मेंशन करेंगे। उसके बाद आपकी जो क्लास में पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, उसको किससे मेंशन करेंगे, स्मॉल लेटर से, ठीक है, स्मॉल लेटर के साथ करेंगे। उसके बाद जो नंबर्स है मैट्रिक्स के अंदर, जैसे क्रॉस पोजीशन बनी थी हमारी, 9 पोजीशन बनी, उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्लियर है, मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, और जो वहाँ पर नंबर्स आएंगे, जितने वहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट, मैट्रिक्स के एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। एलिमेंट्स को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स के साथ, A B C। उसके बाद देखो
जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना उसको क्या बोलेंगे, रो। ये देखो ये मैट्रिक्स बना ली मैंने, यहाँ पर इसको चाहे क्लोज ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर या फिर ओपन ब्रैकेट लगा लो। जनरली हम क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, जो ऐसे वाली लाइंस हैं उनको बोलेंगे रोज। क्लास में रो बनती है ऐसे स्ट्रेट वाली, यहाँ पर क्या से होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलेंगे हम, रोज। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, इन दोनों को हमने क्या बोला है, रो। कितनी रो हो गई यहाँ पर, 2 रो बन गई। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन्स है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। तो हमारे यहाँ पर कितने कॉलम बन गए, 2 कॉलम्स, ठीक है। तो ये क्या है अपनी एक मैट्रिक्स, 2 रो है 2 कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑर्डर क्या होगा अब, ठीक है। अब हमें बताना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्लास में टोटल कितने बेंच है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे नहीं, मेथड यूज़ करते हैं। देखो आपने देख लिया फ्रंट वाली जो रो थी उसके अंदर कितने बेंच है, और उस वाली, हम जनरल लाइफ में दोनों को रो बोलते हैं, कॉलम यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, इधर वाली रो में और इधर वाली रो में, तो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में बेंच कैलकुलेट कर लिए, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो टोटल बेंच पता चल गए। हम मान के चल रहे हैं कि बीच में कोई बेंच स्किप नहीं कर रहा है और पूरी क्लास में इक्वल ऐसे रो में और कॉलम में बेंचेस लगे हुए हैं। तो आपने रो कैलकुलेट करी, कॉलम कैलकुलेट करी और मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने बता दिया क्लास में कितने बेंचेस हैं। उसी तरह अगर प्रेयर हो रही है आपके सारी जो स्कूल के बच्चे हैं वो लाइन में खड़े हैं, रो और कॉलम इक्वल बने हुए हैं, ठीक है, कोई बच्चा एक्स्ट्रा नहीं है, बाहर नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं बताओ। अब देखो क्लास के बेंच तो कैलकुलेट करना फिर भी आसान था, अब इतना सारा स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनको कैसे कैलकुलेट करें। तो क्या करते हैं, प्रेयर है, हम मान के चल रहे हैं कि वो एक बॉक्स की फॉर्म में खड़े हैं, मतलब कोई बच्चा बॉक्स के बाहर नहीं है, उधर से फिक्स लाइंस बनी हुई हैं। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, फ्रंट वाली रो के बच्चे कैलकुलेट कर लिए और इधर वाले के कैलकुलेट कर लिए, और दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो टोटल स्टूडेंट आ गए ना हमारे पास। उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, कैसे देखो, हमने मान लिया m रो हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है, m रो हैं और n कॉलम्स हैं। रीड कैसे करेंगे इसको, m बाई n या फिर m क्रॉस n, क्रॉस तो वैसे ही है, रीड आउट कैसे करेंगे इसको, m बाई n, उसका ऑर्डर है। उसके बाद देखो ये क्या बताएगा, मैट्रिक्स का साइज क्या हो गया, m बाई n। अब ये देखो यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर रो कितनी है देखो, 1 2 3 1 2 3, ये क्या बन गई, रो। उसके बाद कॉलम 1 2 3 1 2 3, कितने कॉलम हो गई, 3। तो मुझे ये बताना है यहाँ पर कितने एलिमेंट है, तो 3 क्रॉस 3 कितने हो गए, 9। उसके बाद अब मैं एक बड़ी मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, यहाँ पर देखो 9 10, ये मैं नंबर्स लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर नंबर्स हैं, ठीक है भाई, मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, देखो नंबर्स हैं। मुझे बताना है यहाँ पर कितने एलिमेंट है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 1 2, रो कितनी है, 1 2, कितनी रोज आ गई है, 5 रोज। उसके बाद कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने हैं, 5 कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना है टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल कितनी पोजीशन है, तो क्या करूं, 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25। तो इस अरेंजमेंट के अंदर आपके 25 एलिमेंट्स हैं, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, 3 रो है यहाँ पर, 3 कॉलम्स है, 3 रोज हैं, कॉलम्स हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बताता है अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखें तो इसने हमें बता दिया कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या हुआ, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम, और क्या आ गया, ऑर्डर। और ऑर्डर हमें बताता है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कि कितने टाइप की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइनें तो लंबी चली जाए, क्लास में 3 ही रो बनी, पर हर एक रो में मान लो 10-10 बच्चे खड़े हैं,
ठीक है। परेड में ऐसा हो सकता है कि जैसे 12th तक का आपका स्कूल है, आगे बन रही है 12 रो और कॉलम में बच्चे 50-50-50 है, तो देखो क्या इक्वल हुई, 12 क्लास और 12 बच्चे हों, या फिर 12 क्लास है 12 रो है और 50-50 बच्चे हैं इन ईच रो। ठीक है, तो वहां पर अब टाइप क्या बनेगा, मैट्रिक्स का टाइप चेंज हो रहा है। किसी को डाउट है देन यू कैन आस्क, ओके, कमेंट बॉक्स में लिखें। अपना कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपका। स्पीड स्लो करनी है तो भी मुझे बताएं, ओके है तो भी मुझे बताएं कि हाँ स्पीड ओके है। तो देखो भाई आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो दो टाइप की हो जाएंगी, दो टाइप, ये 2 टाइप से हो जाएगी, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है, इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उतनी ही रो है उतनी ही कॉलम है, तो क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगी अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ओके बच्चा, ठीक है बिल्कुल। तो आप देखो मैट्रिक्स क्या रेक्टेंगुलर टाइप की हो गई जब आपका m नॉट इक्वल टू n है। मैं इसका एक एग्जांपल लिख देती हूँ, कैसे देखो, मान लो ये आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी ये बनी है 3 रोज, उसके बाद कॉलम कितने बने 1 2 3 4 5 6। देखो देखो भाई यहाँ पर मैंने रो और कॉलम ऑपोजिट बोल दिया, क्लास के हिसाब से ये रो बनती है, मैट्रिक्स में ये कॉलम है। देखो मैट्रिक्स में ये रो है तो 1 2 3 4 5 और 6, तो रो कितनी होगी देखो 6, कॉलम देखो 1 2 3, तो कॉलम कितने हुए 3। अब यहाँ से देखो क्या ये हमारा m है, ये हमारा n है, तो m नॉट इक्वल टू n, तो इसको क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये ऐसा भी हो सकता था कि आपकी रोज तो हो जाए ये कम। एक और एग्जांपल लिख देती हूँ मैं, देखो ठीक है, और 1 2 और 3, देखो रो कितनी हो गई 1 2 3 और कॉलम 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे देखो रो कितनी आई है 3, कॉलम कितनी आई है 5, यहाँ पर रो कितनी थी 6, कॉलम कितने थे 3। देखो रो को पहले लिखेंगे कॉलम को बाद में, रो को पहले कॉलम को बाद में, तो दोनों ही अपनी क्या हो जाएंगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, जहाँ पर m आपका n के इक्वल नहीं आता, मतलब के नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, तो वी नॉट नीड दिस। ओके, तो अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। देखो डायगोनल से क्या समझते हैं, डायगोनल मानते हैं जैसे एक बोर्ड है ये अपना, मैं इसका डायगोनल जानना चाहती हूँ, क्या है उस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मिला दूँ, इस वाले कॉर्नर को इसके साथ, दैट मीन्स क्या ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाना। ठीक है, तो अब हमारे पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो दोनों के डायगोनल होंगे, तो यहाँ पर डायगोनल देखते हैं किस चीज़ का। अब यहाँ पर क्या हम रेक्टेंगल का डायगोनल डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे, और वो क्यों नहीं डिस्कस करेंगे वो देखो मैं अभी बता देती हूँ। देखो कैसे, मैंने मैट्रिक्स मान ली रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या कहती है कि m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। तो अब देखो मैंने मान लिया मैट्रिक्स अपनी, मैं नंबर्स नहीं लिख रही, ये आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने प्लस प्लस जहाँ मेंशन किया ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट है, तो ऑर्डर क्या हो गया देखो 3 क्रॉस में 4, 3 रोज हैं 4 कॉलम्स है, तो 3 क्रॉस 4 हो गया इसका ऑर्डर। अब मुझे ये बताना है इसका डायगोनल क्या होगा। रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, देखो ये आपका क्या है रेक्टेंगल, इसका डायगोनल हो गया ये रहा, पर मैट्रिक्स का क्या डायगोनल होगा। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल देखो भाई इसको मैं अगर इससे मिलाती हूँ तो देखो यहाँ एलिमेंट आ गया यहाँ आ गया, पर यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ इसको मैं इसके साथ मिला दूँ, एलिमेंट आए, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, अब ये वाली रो कहाँ, कॉलम कहाँ जाएगी, ये तो छूट गई हमारी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो है
टोटल इंक्लूड होना चाहिए इसके अंदर। तो इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई डायगोनल नहीं होता, क्योंकि या तो एलिमेंट छूट जाएंगे या तो फिर अपना डायगोनल के अंदर एलिमेंट ही नहीं आएंगे, बीच वाले नहीं आएंगे या कॉर्नर वाले। इसलिए डायगोनल कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता, ये हमारा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो आप देखो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट से मिला दो, वो हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। और डायगोनल देखो इफ i इक्वल टू जे, अब ये क्या कहना चाहता है भाई, i इक्वल टू जे। तो देखो ये एलिमेंट हो गए, ये मैट्रिक्स हो गई। हम क्या चेक करते हैं, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, 3 रोज है 3 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स स्क्वायर हुई। ठीक है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, हमने चेक कर लिया इसको, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये हमारी क्या हो गई, देखो मैट्रिक्स हो गई स्क्वायर। डायगोनल एलिमेंट, ये देखो ये अपना बन रहा है डायगोनल, एक बार मैं नोटेशन, ये बन गया डायगोनल 2 4 6। ठीक है, ये अपने क्या बन रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट 2 4 6। तो इसको क्या बोलेंगे अब, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद देखो भाई ये क्या हो जाएंगे अपने 2 4 6, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। अब यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल तो और भी होंगे, वो कौन से, देखो ये वाला और ये वाला। डायगोनल तो ये भी है पर ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, प्रिंसिपल सिर्फ ये है, बाकी ये क्या है, अदर डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल तो यही हो गए पर ये प्रिंसिपल नहीं है, बीच वाला प्रिंसिपल डायगोनल होगा अपना। अब ट्रेस क्या होती है, देखो ये आ सकती है क्वेश्चन में, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ट्रेस क्या होती है, देखो एक मैट्रिक्स आपके पास, आपने अभी क्या जान लिया कि मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स का सम कर दो। क्या कर देना है, उन एलिमेंट्स का सम कर दो, अपनी ट्रेस आ जाएगी। अब देखो मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ यहाँ पर 2 1 3 4 5 9 6 2 3। ठीक है, मैं चाहती हूँ, इसका नाम मैंने रखा ए। देखो मैट्रिक्स की नोटेशन आई कैपिटल लेटर से, मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चल जाए ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये निकालना, तो क्या करो, डायगोनल के एलिमेंट्स निकालो, उनका सम कर दो। तो देखो डायगोनल क्या बन गया, ये बन गया। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट आए, 2 + 5 + 3, तो कितना आ गया, देखो 7 + 3 10 आ गया। तो इसकी ट्रेस क्या हो गई, 10। मतलब क्या, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रेस। सम करना है किसका, डायगोनल एलिमेंट्स का, किसका, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का। वो होगा कैसे, अब मेरे पास तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर मैं मान लूँ, क्या मान लूँ, मेरे पास मैट्रिक्स ऐसी है, देखो अभी मैंने एक ये लिखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक जनरल मैट्रिक्स है और हमें नहीं पता कितने एलिमेंट है। देखो A11 A12 A13 A14। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गया, फिर A21 A22 A23 A24, ऐसे चलते जा रहे हैं, A31 A41 A51 A61, और यहाँ पर एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा A6 और ये क्या है 4। देखो ध्यान से, ये चीज़ आगे भी आएगी अपनी, अभी इसकी अभी के लिए बता देती हूँ। ये थी अपनी कौन सी, फर्स्ट रो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया पहले 1 लिखा हुआ, उसके बाद ये कौन सी थी, सेकेंड रो। तो देखो रो वाला जो नंबर है वो लिखा होगा पहले, ये कौन सी रो थी अपनी, थर्ड रो। तो 3 देखो पहले लिखा हुआ है, ये 4th रो थी तो 4th आगे है, ये बनेगा A42 A43 और A44। ठीक है, देखो 4th रो है तो 4 आगे है, उसके बाद ये कौन सी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो देखो 1 सबके बाद में लिखा हुआ, ये कौन सा है, सेकंड कॉलम, तो 2 बाद में लिखा हुआ, ये थर्ड कॉलम है तो 3 बाद में है, और ये 4th कॉलम है तो 4 बाद में। तो अब देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इसका डायगोनल क्या होगा, इसके डायगोनल के लिए पहले तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भाई देखो ये मैंने इसको बना दिया स्क्वायर मैट्रिक्स, रो ये कॉलम्स है अपने A44 तक आ गए, मैं चाहती हूँ उसका डायगोनल निकालना, तो A33 यहाँ पर आएगा,
इसका सम हो जाएगा। ये एलिमेंट देखो क्या है, मतलब A11 प्लस में A22 प्लस में A33 प्लस A44। आपको जर्नल नोटेशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमसे ट्रेस पूछा जाएगा, हम डायगोनल के एलिमेंट का सम कर देंगे। तो ज़्यादा डीप में हम यहाँ पर अब नहीं जाते, तो वो ये नोटेशन होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या देखो, अब डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर क्या गिवन आपके पास, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अब आ गई है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि आपके जो हमारे पास एलिमेंट कैसे होते हैं, जीरो एलिमेंट और नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। क्या क्या, जीरो एलिमेंट और नॉन जीरो एलिमेंट। डायगोनल के जो एलिमेंट है किसके, डायगोनल के एलिमेंट आपके नॉन जीरो होंगे। क्या होंगे, डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। ये देखो ये मैट्रिक्स है, इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। डायगोनल के मैट्रिक्स और नॉन डायगोनल के मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ये डायगोनल है, ठीक है, 2 - 1 और 1 नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी सारे जीरो हैं भाई। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होगी जिसके डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो, अब अगर देखो अब मुझसे इसकी ट्रेस पूछी जाए, इसकी बताओ ट्रेस, तो भाई ट्रेस तो क्या कहती है, ट्रेस तो कहती है डायगोनल के एलिमेंट का कर दो सम। तो 2 प्लस में -1 प्लस में 1, तो 1 ये कैंसिल हो गया और 2 आ गया इसका ट्रेस। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना हो गया, 2। क्लियर है। तो अब चलते हैं आगे। ये बाकी देखो 0 0 0 0 0 0 ये सारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके क्या हो गए हैं, बिल्कुल जीरो। तो अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई। अब इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। तो देखो भाई ये क्या कहती है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर से क्या समझते हो, एक नंबर है जिसे हमने अंदर वाले ब्रैकेट वाले पूरे कंटेंट को क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है, आपको पूरी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम नजर आएंगे। वो कैसे, देखो ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है। ये क्या हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है अपनी, उसमें अभी मैंने क्या बोला, सारे एलिमेंट अपने क्या होंगे, सेम नजर आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो। क्या है, सिर्फ डायगोनल के मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो, और वो सारे हो जाएंगे सेम। देखो इक्वल टू स्केलर। एक एग्जाम्पल है अब आपके पास, ये रहा एग्जाम्पल। ये देखो यहाँ पर, ये वो छोटा एग्जाम्पल है, मैं एक बड़ा एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पर, 4 0 0 0। ठीक है। अब देखो डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है, सिर्फ डायगोनल पे नॉन जीरो हैं, वो भी सारे सेम। तो इसको क्या बोलेंगे, 4i बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगी अपनी स्केलर, ये रही स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी अपने, जहाँ पर क्या है, सारे डायगोनल के एलिमेंट होंगे आपके सेम। क्लियर है। उसके बाद देखो नॉन जीरो क्या है, जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट जीरो और डायगोनल वाले सेम। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है भाई, यूनिट मैट्रिक्स कहती है डायगोनल पे लिख दो 1 1 1 1, ठीक है, बाकी सबको कर दो जीरो, वो बन जाएगी यूनिट मैट्रिक्स। अब आपसे पूछा जा सकता है क्या, बहुत इजी क्वेश्चन में, I2 I3 I4 ये क्या होती है भाई, यूनिट मैट्रिक्स होती है ये 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की। अब देखो ऑर्डर तो m क्रॉस n था, यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है। ये कैसे, देखो जब हम बात करते हैं 2 क्रॉस 2 की, मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो क्या लिख दिया हमने इसको I2। उसके बाद एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, हमने क्या लिख दिया उसको I3। ये किसकी नोटेशन है, यूनिट मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो I2 1 0 0 1 बन गया, I3 क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद I4 को यहाँ लिख रही हूँ मैं 1 0 0 0
ये क्या बन गई आपकी I4, मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 4 ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से आपसे जो भी पूछो आप बता सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स से आप समझ गए होगे नाम से ही, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो 0, उसको क्या बोलेंगे, O से डिनोट करेंगे। O माने कैपिटल 0 से, और M क्रॉस N ऑर्डर हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है ये सारी, ये वाली 3 क्रॉस 2। देखो अपनी जो यूनिट मैट्रिक्स है वो कभी रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं होगी, स्केलर मैट्रिक्स कभी रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं होगी। नल मैट्रिक्स हो सकती है, ये 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 2 क्रॉस 3 की भी, और मतलब ये रेक्टेंगल हो सकती है अपनी। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो, उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जहां पर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एक ही रो है, क्या बोल दिया हमने इसको, ओनली 1 रो को रो मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो रो 1 है, कॉलम तो 3 है ना, तो 1 क्रॉस 3। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। रो कितनी है यहाँ पर 2, कॉलम कितनी है 1, तो ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 1 हो गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो क्या होती है। अब ट्रायंगुलर क्या होते हैं, 2 टाइप, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ये क्या कहती है, देखो अपर और लोअर, नाम समझ आ रहा है नाम से। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट होंगे नॉन जीरो। क्या होंगे, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल और डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट सारे होंगे नॉन जीरो, नीचे वाले जीरो। लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल और डायगोनल से नीचे वाले नॉन जीरो, ऊपर वाले सारे जीरो। तो वो डिपेंड करता है अब कितने ऑर्डर की है। अपर ट्रायंगुलर क्या कहती है, देखो अपर ट्रायंगुलर ने क्या कहा, ये था डायगोनल, ठीक है, डायगोनल से ऊपर वाले सारे क्या, देखो नॉन जीरो। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर क्या होगी, देखो अपर ट्रायंगुलर डायगोनल डायगोनल से ऊपर वाले नॉन जीरो, नीचे वाले जीरो। उसी तरह लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, इन स्टेटमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर क्या कहती है, डायगोनल और डायगोनल से नीचे वाले तो नॉन जीरो, ऊपर वाले जीरो। देखो ये क्या है आपका डायगोनल, ठीक है, डायगोनल से नीचे वाले क्या है नॉन जीरो, ऊपर वाले क्या है 0 0 0। आपकी ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, आपके मान लो 9 क्रॉस 9 ऑर्डर की है, तो अभी डायगोनल से नीचे वाले नॉन जीरो, ऊपर वाले सारे जीरो, वो क्या हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, उसको क्या दिखा हुआ, देखो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसको ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, या तो वो अपर ट्रायंगुलर हो या तो फिर वो लोअर ट्रायंगुलर, किसी में से भी हो, उसको क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ देखो ये कौन सी है लोअर ट्रायंगुलर, या फिर क्या हो जाती, ये देखो ये अपर ट्रायंगुलर है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस अब हमें क्या करना है, देखो ये फिर से वही है, देखो इसमें क्या है डायगोनल के एलिमेंट है, बाकी सारे क्या है जीरो, तो इसको क्या बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सम करना है अगर हमें 2 मैट्रिक्स का, तो वो कैसे करेंगे। देखो भाई 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, उनका करना है सम। तो अब हमारे पास एक रूल आता है, सम करने से पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए सेम। जैसे कि ऑर्डर हमारे पास क्या होता है m क्रॉस n, तो मैं चाहती हूँ एक मैट्रिक्स A है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, एक मैट्रिक्स B है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों को मैं चाहती हूँ प्लस करना, पर इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस में 4, तो क्या ऐड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। सबसे पहले प्लस करने की कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देखो ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, मैंने A मान ली, कैसी देखो 2 3 4 5 6 7 मान ली, उसके बाद B मान ली कैसे 3 6 9 1 2 4,
ये मान ली। अब देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 रो है 3 कॉलम, 2 रो है 3 कॉलम। अब मैं सम करना चाहती हूँ, सम कैसे होगा भाई? अब इनका देखो, इस एलिमेंट को इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, हर एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा उसका सम। इसको लिखने का क्या तरीका है? देखो लिखने का तरीका, हमें नहीं जाना लिखने के तरीके पे, मैं इसका डायरेक्ट एग्जांपल देख लो एक। अब इन दोनों का करना है सम, तो क्या करो, हम मान लेते हैं सी आ जाती है अपनी a + b करके, ठीक है। वो कैसे आई? देखो इसका पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट जोड़ दो, 3 + 1 आ गया पहला एलिमेंट। इसका दूसरा एलिमेंट देखो, अगर ये 2 × 3 है, ये 2 × 3 है, तो जो हमारी आएगी वो भी हमारी 2 × 3 आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सम, तो डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम। इसका सेकंड एलिमेंट आएगा, इसके सेकंड को इसके सेकंड में जोड़ दो, तो 2 माइनस में 2, देखो ऑलरेडी 2 माइनस है यहाँ पे इसलिए माइनस आ गया, -1 प्लस में 7, इसके लिए देखो 4 और 3, 4 प्लस में 3, यहाँ पर देखो -3 और 2, -3 + 2, और नेक्स्ट क्या है 1 और -1, तो देखो क्या आ जाएगी 4 0, ये बन गया 6, ये बन गया 7, ये बन गया -1 और ये बन गया 0, तो ये अपनी क्या आ गई है अब a + b। बहुत सिंपल है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है सम करना है बस, तो ये हो जाएगा आंसर। देखो थर्ड को थर्ड में ऐड, फिर इसको ये तीनों लिख दिए, फिर 4 को 3 में ऐड करना है, और -3 को 2 में, और 1 को फिर -1 में, तो कितना आ जाएगा 0। तो ये अपनी क्या बन गई प्रॉपर्टी, क्या कहती है सम ऑफ मैट्रिक्स की। देखो भाई, जैसे कि यहाँ पे ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो जो प्लस होता है, प्लस को प्लस ही लिखते हैं भाई, को ये नहीं लिखते, जो अपना प्लस होता है और जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ये कम्यूटेटिव और ये एसोसिएटिव, ये होते क्या हैं। कम्यूटेटिव कहता है अगर 2 + 3 करते हो या फिर 3 + 2 करते हो तो कितना आएगा 5 ही आएगा ना, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। ये तो कहती है कम्यूटेटिव, मतलब a + b करो या b + a करो सेम आएगा। उसी तरह मैट्रिक्स को a + b करो या b + a करो आंसर आएगा सेम। एसोसिएटिव क्या कहती है, देखो मेरे पास है 2 + 3 + में 4 = 2 + 3 + 4। सम करने के 2 तरीके हैं, कैसे कैसे, पहले 2 पे ब्रैकेट, लास्ट के 2 पे ब्रैकेट। मैं जाती हूँ, पहले मैंने इनको सम किया 5 + 4, उसके बाद इधर क्या है 2 और ये कितना बन गया 7, 5 + 4 हो गया 9 और ये भी बन गया 9। आंसर आया सेम, एलिमेंट भी थे सेम, पर ऐड करने के तरीके थे 2। उसी तरह मैट्रिक्स 3 है, ऐड करनी है, ऐड करने के तरीके 2 हैं, एक बार b + c करो, एक बार a + b करो, आंसर आएगा सेम। ये है एसोसिएटिव, ये है कम्यूटेटिव, हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। एक तो ये बात कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, जैसे कि एडिशन करने से पहले हमारे पास कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर होना चाहिए सेम। भाई समझ आ रहा है? ओके, तो मुझे ये बताओ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं अब हम, तो उसमें हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले अपना होना चाहिए दोनों का ऑर्डर किस टाइप का। देखो एक मैट्रिक्स A है अपनी, दूसरी मैट्रिक्स है B। अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर कैसे, देखो इसका हमने मान लिया 2 × 3 है और इसका मान लिया 3 × 4 है। ऐड तो नहीं कर सकते, क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। वो कैसे, देखो मल्टीप्लिकेशन कहती है क्या, इसके मैट्रिक्स, तो ये तो सिर्फ थी जनरल थिंग्स। अब कर लेते हैं न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल कैसे होगा, देखो ओके भाई, तो देखो मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अपनी एक
चलो भाई, अभी अपनी क्लास का टाइम होने लगा है, तो वैसे बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। देखो मैट्रिक्स अपने पास सिर्फ टू क्रॉस टू ऑर्डर की बता रही हूँ आज, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। देखो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 2 3 4 5। दूसरी मैट्रिक्स है बी, मैं अभी ले रही हूँ सेम, तो 3 4 -1 -2, ये हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना, तो मैं निकालना चाहती हूँ ए बी, ठीक है। वो कैसे होगी, देखो पहला एलिमेंट कैसे आएगा अपना, पहली पूरी रो को पहले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, और वो भी कैसे, इस एलिमेंट को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ। तो देखो 2 क्रॉस 3 प्लस में 3 क्रॉस में -1, देखो इस 2 को इस 3 के साथ, इस 3 को इस 1 के साथ, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट वो कैसे आएगा, देखो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 × 4 प्लस में 3 × -2, तो सेकंड एलिमेंट आ गया अपना। उसके बाद थर्ड एलिमेंट कैसे आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 × 3 प्लस में 5 × -1। उसके बाद ये एलिमेंट कैसे आएगा, देखो लास्ट वाली रो की लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 प्लस में 5 × में -2। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, बस अब तो क्या करनी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगी, देखो 2 × 3 6 प्लस माइनस में 3, उसके बाद ये बन गया 8 माइनस में 6, ये बन गया 12 माइनस में 5, और ये 16 माइनस में 10। तो बस अब इनको माइनस और कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3 2 7, और ये 6, और ये अपना क्या बन गया है आंसर, ठीक है। तो देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है, बाकी अपना कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।